So everyone, we have this problem called Blackboard game. इसमें क्या होता है कि 0 to n-1 तक एलिमेंट्स दिए हुए हैं. 0 to n-1 तक एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ब्लैक बोर्ड पे. एक और दो प्लेयर्स गेम खेल रहे हैं, एक तो एल एस है और एक बॉब है. कॉल देम ए एंड बी. एंड करना क्या है, एल एस कोई भी एक इंटीजर चूज करता है वो ब्लैक बोर्ड से एंड इसको इरेज कर सकता है. एंड फिर बॉब को एक ऐसा इंटीजर चूज करना पड़ेगा जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को मीट कर रहा होगा एंड देन उसको इरेज कर पाएगा. ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन सिंपली कहती है कि तुम्हारा, इसको अगर थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये कंडीशन सिंपली ये कहती है, ए प्लस बी का होल परसेंट फोर, मतलब का होल मॉड फोर शुड गिव मी अ रिमाइंडर ऑफ 3. तो मतलब एल एस के मूव करने के बाद बॉब को एक ऐसा एलिमेंट चूज करना पड़ेगा सच दैट ए और बी को जब हम लोग ऐड करें और फिर उसका फाइनली रिमाइंडर निकालें 4 के साथ तो 3 आए. ऐसा एलिमेंट बी चूज करना पड़ेगा बॉब को. ठीक है. राउंड टेक्स इन सक्सेशन. और स्टार्ट कैसे होता है एल एस के साथ एंड इट इज कंटिन्यूड जब तक एक प्लेयर इज अनेबल टू मूव. तो जब तक प्लेयर इज एबल टू मूव द राउंड कंटिन्यूस. एंड जो भी लास्ट पर्सन होगा जो हु इज नॉट एबल टू मूव, ही और शी लूजेस द गेम. तो जो पर्सन, लेट्स से एल एस का टर्न आया और वो कोई मूव नहीं कर पा रही है तो एल एस हार गई एंड बॉब जीत गया. एंड बॉब का टर्न आया एंड वो कोई मूव नहीं कर पा रहा, वो कोई ऐसा पीस सिलेक्ट नहीं कर पा रहा जिसको ए के साथ जोड़ा जाए एंड हमें रिमाइंडर निकालने पे 3 मिल जाए तो बॉब जीत जाए, मतलब सॉरी तब एल एस जीत जाएगी. तो दिस इज ऑल यू हैव टू डू. एक कंस्ट्रेंट यहाँ पे देखे तो बहुत स्मॉल है एंड देखते हैं इसका सोल्यूशन एग्जैक्टली कैसे होता है. सोल्यूशन के लिए लेट्स स्टार्ट विद दिस. एक बात तो पहले मॉड्यूलो की बेसिक सी प्रॉपर्टी पे डिस्कस कर लेते हैं. ए प्लस बी परसेंट अगर एम हो, ए परसेंट बी प्लस एम हो तो दिस कैन बी रिटन एज ए परसेंट एम प्लस बी परसेंट एम का होल परसेंट एम. डू यू अग्री टू दिस? डू यू अग्री टू दिस? दिस कैन बी रिटन एज दिस. एंड मुझे यहाँ पे मेरा एम क्या है, यहाँ पे मेरा एम है 4. मुझे ए परसेंट 4 प्लस बी परसेंट 4 प्लस होल का परसेंट 4, यही 3 निकालना है. तो बॉब तो लेट सपोज एल एस तो कोई भी नंबर चूज करके चला गया ए परसेंट 4. अब मुझे बता ए परसेंट 4 बॉब, एल एस चाहे जो भी चूज करे, एल एस चाहे जो भी चूज करे 0 to n-1 के बीच में, क्या ऐसा होगा कि इसका रिमाइंडर हमेशा 4 के साथ डिवाइड करने पे 3 2 1 0 ही आएगा रिमाइंडर? 4 के साथ डिवीजन करने पे यही सब रिमाइंडर्स पॉसिबल है. तो इन्हीं तरह केसेस को पिक करते हैं एंड उनके हिसाब से रिक्वायर्ड कंडीशन निकालते हैं. तो लेट सपोज मेरे एल एस ने ऐसा नंबर चूज किया है जिसका रिमाइंडर मेरे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है. ठीक है. एल एस ने ऐसा नंबर चूज किया जिसका रिमाइंडर 3 आ रहा है. तो अब बॉब जो भी नंबर चूज करेगा बी परसेंट 4, बॉब जो भी नंबर चूज करेगा बी परसेंट 4, उसको इसके साथ ऐड करने पे और टोटल का होल रिमाइंडर लेने पे बस 3 ही आना चाहिए. मुझे ऐसा बी परसेंट 4 चूज करना है. और बी परसेंट 4 भी क्या ही हो सकता है, बी परसेंट 4 भी 3 2 1 और 0 ही हो सकता है. किसी भी नंबर को तुम डिवाइड करोगे 4 के साथ तो रिमाइंडर तो तुम्हारा 3 2 1 0 ही हो सकता है. तो लेट सपोज मेरा ये 3 है, फर्स्ट केस में ले ले रहा हूँ, ये 3 है और मेरा ये जो है बी परसेंट 4 जो है वो है, वो भी 3 है. तो इसका अगर मैं रिमाइंडर निकालूंगा 4 के साथ तो मुझे मिलेगा 2. तो मतलब मैं कोई भी ऐसा नंबर जब भी एल एस चूज करेगा ए परसेंट 4, जब भी एल एस ऐसा ए चूज करेगा जिसका रिमाइंडर 3 होगा तो उसके साथ मैं ऐसा नंबर नहीं चूज कर सकता दूसरा जो दोबारा मुझे रिमाइंडर 3 दे दे. क्योंकि इन दोनों को ऐड अप करने पे मुझे रिमाइंडर फाइनली 2 मिल रहा है. तो ये तो पॉसिबल नहीं है. 3 के साथ हम, मैं, मेरे एल एस ने अगर ऐसा नंबर चूज कर लिया कि ए परसेंट 4 मेरा 3 दे रहा है तो मेरा बॉब कभी भी ऐसा नंबर चूज नहीं कर सकता जो मुझे रिमाइंडर 3 दे रहा हो. तो ये तो पॉसिबल नहीं है. लेट सपोज दूसरा केस लेते हैं, मेरा एल एस ने फिर से 3 ही लिया है और इस बार बॉब ने 2 लिया है. मतलब क्या है कि एल एस ए परसेंट 4 कितना दे रहा है, रिमाइंडर 3 दे रहा है, और बी परसेंट कितना दे रहा है, रिमाइंडर 2 दे रहा है. बी परसेंट 4 रिमाइंडर 2 दे रहा है. तो इसका जब मैं टोटल सम करके दोबारा रिमाइंडर निकालूंगा 4 के साथ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1. तो मतलब मुझे एक और चीज पता चल गई कि अगर मेरे एलिस ने ऐसा नंबर चूज किया है ए सच दैट इसका रिमाइंडर 4 के साथ 3 आ रहा है
तो मेरा बॉब ऐसा नंबर बिल्कुल भी चूज नहीं कर सकता जो रिमाइंडर 4 के साथ 2 दे रहा हो। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों का ऐड अप कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर टोटल कितना मिल रहा है? 1, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। हमें ऐसा चाहिए कि 3 ही मिले। तो मैं थर्ड केस ले लेता हूँ जरा। थर्ड केस में मैं क्या करूंगा? मैं 3 लूंगा और मैं चूज कर मैं मतलब फिर मेरे पास मैं 1 ले ले रहा हूँ। मेरे एलिस ने दोबारा ऐसा नंबर चूज किया है जो मुझे रिमाइंडर दे रहा है 3, और बॉब ने ऐसा नंबर चूज किया है जो मुझे रिमाइंडर दे रहा है 1। तो इनको ऐड अप करने पे 4 आएगा और उसका फिर मैं रिमाइंडर 4 से लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 0। मतलब मैं जब भी एलिस मेरा ऐसा नंबर चूज करेगा जो रिमाइंडर मुझे 4 देगा, जो जिसका 4 से रिमाइंडर डिवीजन करने पे मुझे 3 मिलेगा, तब मेरा बॉब ऐसा नंबर बिल्कुल भी नहीं ले सकता जो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 दे। क्यों? क्योंकि इनको ऐड अप करने पे 0 हो जा रहा है। ओके, लास्ट केस हो गया। लास्ट केस क्या हो सकता है? फिर से वही चीज। मेरे एलएस ने ऐसा नंबर चूज किया जो रिमाइंडर कितना दे रहा है? 3। और बॉब ने क्या किया? बॉब ने सिंपली ऐसा नंबर चूज किया जो रिमाइंडर दे रहा है 0। अब मुझे एक बात बता दो, 3 प्लस 0 का अगर मैं होल रिमाइंडर करूंगा 4 के साथ तो मुझे कितना मिलेगा? 3 ही मिलेगा। तो मतलब क्या हो गया? मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जब भी मेरा एल एस ऐसा नंबर चूज करता है जो मुझे रिमाइंडर 3 देता है, तो मेरे बॉब को कैसा नंबर चूज करना पड़ेगा? बॉब को ऐसा नंबर चूज करना पड़ेगा जो मेरा रिमाइंडर कितना देगा? 0। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एडिशन करने पे 0 प्लस 3 करने पे कितना मिलेगा मुझे? इन दोनों का एडिशन करने पे मुझे 3 मिलेगा और उसका फिर 4 से रिमाइंडर करूंगा तो वापस मुझे 3 मिल जाएगा। तो फॉर दिस स्पेसिफिक रीजन जब भी बॉब ऐसा नंबर चूज करेगा जो रिमाइंडर 3 देगा, तो एलिस को कैसा नंबर चूज करना पड़ेगा? जो रिमाइंडर 0 देगा। यही कंडीशन हम रिवर्स भी कर सकते हैं कि 3 के साथ 0, जब एक चूज किया 3 तो बी को 0 चूज करना पड़ेगा। जब ए ने ऐसा नंबर चूज किया जो रिमाइंडर देता है 3, तो बी को ऐसा नंबर चूज करना पड़ेगा जो रिमाइंडर देता है 0। इसी सिचुएशन को टर्न भी कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जब भी ए मेरा ऐसा नंबर चूज करेगा जो रिमाइंडर दे रहा है 0, तो बॉब को कैसा नंबर चूज करना पड़ेगा? जो रिमाइंडर दे रहा है 3। तभी जाके ओवरऑल ए प्लस बी परसेंट एम का रिमाइंडर कितना होगा? 3। दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब सेकंड तुम्हारे सीन आ सकता है कि 2 के साथ। तो 2 के लिए ऐसे ही हम चेक करते जाएंगे। तो अगर मैं 2 के लिए ऐसा नंबर रखूं जो रिमाइंडर देगा 3, तो यहाँ क्या बनेगा? परसेंट 5, परसेंट 4, ये आएगा 1। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब जब भी एलिस मेरा ऐसा नंबर चूज करता है जो रिमाइंडर दे रहा है 2 4 से डिवाइड करने पे, तो तुम ऐसा नंबर नहीं चूज कर सकते जो रिमाइंडर दे रहा है 3। तो दिस इज तो नॉट पॉसिबल। फिर दूसरा कंडीशन हो सकता है कि तुम 1 को चूज कर लो या 2 ही को चूज कर लो। तो इनको जब तुम ऐड करोगे तो ये 4 ही दे रहा है और इसको तुम रिमाइंडर निकालोगे तो 0 आएगा। तो मतलब तुम ऐसा नंबर तो बिल्कुल भी चूज नहीं कर सकते जो मेरा रिमाइंडर 2 दे रहा हो दोबारा से। एलिस ने अगर ऐसा नंबर चूज कर दिया है जो रिमाइंडर 2 दे रहा है 4 के साथ, तो तुम वापस बॉब ऐसा नंबर चूज नहीं कर सकता जो रिमाइंडर 2 दे रहा हो। तो ये भी तो पॉसिबल नहीं है। तो सिंपली अब मैं अगर 1 ले लूँ, मेरे एलिस ने ऐसा नंबर चूज किया जो रिमाइंडर 2 दे रहा है, और बॉब ने ऐसा नंबर चूज किया जो रिमाइंडर 1 दे रहा है, तो इनका अगर सम करूंगा तो 3 आएगा। और इवेंचुअली क्या होगा? इवेंचुअली ये 3 का 4 के साथ मॉड लेने पे क्या होगा? मुझे वापस 3 मिल जाएगा। दैट मीन्स व्हाट? जब भी मेरा एलिस दैट मीन्स व्हाट? जब भी मेरा एलिस ऐसा नंबर चूज करता है जब भी मेरा एलिस ऐसा नंबर चूज करता है जो रिमाइंडर दे रहा है 2, तब मुझे बॉब को कौन सा नंबर चूज करना पड़ेगा? ऐसा नंबर चूज करना पड़ेगा जो रिमाइंडर दे रहा है 1। इसी का कंडीशन रिवर्स करके बोल सकते हैं, जब भी मेरा बॉब ऐसा नंबर चूज करेगा जो रिमाइंडर दे रहा है 2, सॉरी, जब भी मेरा ये एलिस ऐसा नंबर चूज कर रहा है जब भी मेरा एलिस ऐसा नंबर चूज कर रहा है जो रिमाइंडर दे रहा है 1, तो बॉब को कैसा नंबर चूज करना पड़ेगा? बॉब को ऐसा नंबर चूज करना पड़ेगा जो रिमाइंडर दे रहा है 2। दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो इन शॉर्ट हमारा क्या प्रॉपर कंसेप्ट बन गया? इसको देख के हमारा कंसेप्ट बन गया कि जब भी एलिस ऐसा नंबर चूज कर रहा है जो रिमाइंडर देगा 3, तो बॉब को चूज करना पड़ेगा 0। जब भी एलिस ऐसा नंबर चूज करेगा जो रिमाइंडर दे रहा है 0, तो बॉब को चूज करना पड़ेगा 3 ऐसा नंबर जो रिमाइंडर देगा 3। जब भी मेरा एलिस ऐसा नंबर चूज कर रहा है जो रिमाइंडर दे रहा है 2, तो बॉब को चूज करना पड़ेगा ऐसा नंबर जो रिमाइंडर देगा 1। जब भी मेरा एलिस ऐसा नंबर चूज कर रहा है जो रिमाइंडर देगा 1, तो आपको कौन सा चूज करना पड़ेगा? बी ऐसा जो रिमाइंडर दे 2। सो दिस इज समथिंग वी कैन ऑब्जर्व। तो इससे मेरा एक कंक्लूजन ये बनता है इससे मेरा एक कंक्लूजन ये बनता है इससे मेरा सिंपल सा कंक्लूजन बनता है, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि R0 is the count of all the numbers that from 0 to n-1, जो रिमाइंडर 0 दे रहा है। R1 इज द काउंट ऑफ जो रिमाइंडर 1 दे रहा है। R2 इज द काउंट ऑफ जो रिमाइंडर 2 दे रहा है। R3 इज द काउंट ऑफ जो रिमाइंडर 3 दे रहा है। ऐसा होगा। इन सब का मैंने काउंट पता कर लिया। ये कैसे पता करते हैं ये भी देखेंगे, पर अभी के लिए हम इसको ये मान ले रहे हैं कि
R0 मेरा इज द काउंट ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 0 to n-1 सच दैट इनका ये जो है मतलब नंबर ऑफ दिस जो है number of numbers having remainder 0 that is R0, number of numbers having remainder 1 that is R1, and then so on for 2 and 3. तो जब भी मैं कोई R0 चूज करूंगा, जब भी मेरा एलएस कोई R0 चूज करना पड़ेगा तो उसको रिटर्न में बॉब को R3 ही चूज करना पड़ेगा। बॉब कभी भी R2 या R1 नहीं चूज कर सकता। बॉब कभी भी ऐसा नंबर चूज नहीं कर सकता जो रिमाइंडर 1 या 2 दे रहा हो। ना ही R3 चूज कर सकता है, सॉरी ना ही R0 चूज करता है। जब भी मेरा एलएस R0 चूज करेगा तो उसको R3 ही चूज करना पड़ेगा बॉब को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि R0 का काउंट और R3 का काउंट बराबर होना चाहिए। अगर मेरे R0 मतलब रिमाइंडर 0 देने वाले 6 हैं और रिमाइंडर 3 देने वाले 5 हैं, तो एक बात बताओ, पहले 5 R0 का तो मैं R3 के साथ पेयर कर दूंगा और बॉब मतलब यहाँ पे सिलेक्शन कर पाएगा। लेकिन जो लास्ट R0 होगा, सिक्स R0 होगा, मतलब ऐसा सिक्स नंबर जो रिमाइंडर 0 दे रहा होगा, इसका तो तुम कभी पेयर कर ही नहीं पाओगे क्योंकि कोई R3 अवेलेबल ही नहीं है। और हमने देखा R3 के अलावा और किसी के साथ ये पेयर हो ही नहीं रहा था। तो इस केस में तो एलएस जीत जाएगा क्योंकि एलएस ने जैसे ही इन पांचों को सिलेक्ट करने के बाद छठवा सिलेक्ट करेगा R0, तब बॉब के पास कोई मूव ही नहीं होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, एक बहुत नॉर्मल सा कंक्लूजन कि R0 और R3 का काउंट बराबर होना चाहिए। सेम चीज़ फॉलो करते हुए R1 और R2 का काउंट बराबर होना चाहिए, तभी हमारा बॉब जीतेगा। ठीक है, तो दिस इज द सोल्यूशन, सिंपल सा है। हम लोग कोड पार्ट के लिए क्या कर सकते हैं, एन को इनपुट ले सकते हैं और फिर एन माइनस कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एन माइनस वन। एंड फिर क्या कर सकते हैं, हम सिंपली नंबर्स फाइंड कर सकते हैं जो डिविजिबल होंगे। इससे R0 निकाल सकते हैं हम लोग। R0 क्या है? द नंबर दैट आर डिविजिबल बाई 4। तो R0 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली n/4 कर दूँ, उससे मुझे मिल जाएंगे वो सारे नंबर जो 4 से डिविजिबल है। प्लस इसमें हमें 1 करना पड़ेगा। 1 क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम 0 to n-1 देख रहे हैं। और n/4 करने पे मुझे क्या मिलता है? n/4 करने पे मुझे वो सारे नंबर मिलते हैं फ्रॉम 1 to n जो डिविजिबल होते हैं 4 से, उनका काउंट मिलता है बेसिकली। अगर मैं 7/4 करूंगा तो यहाँ पे मुझे 1 मिलेगा, मतलब वो बिना डेसिमल के 1 मिलेगा। तो इसका मतलब ये शो करता है कि केवल एक नंबर ऐसा है जो 7 से छोटा है और 7 से छोटे है उसके बराबर है जो 4 से डिविजिबल है। सिंस ये n/4 वाली चीज़ 1 to n के लिए होती है और 0 एक ऐसा नंबर होता है जो ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 ही देता है, तो हमें उसको भी इंक्लूड करने के लिए यहाँ +1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो n/4 + 1 मेरा हो जाएगा 0 का काउंट। और उसके बाद फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली R3 के लिए क्या कर सकता हूँ। R3 के लिए देखो एक और चीज़ याद रखना, जितने नंबर तुम्हारे R0 है ना, उतना R2, R3 और R1 तो होगा ही। मतलब अगर मेरे पास 5 नंबर ऐसे हैं जो कम्प्लीटली डिविजिबल है 0 से, जो कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 से, तो मेरे पास कंफर्म 5 नंबर और ऐसे तो होंगे ही होंगे जो क्या होगा, जो कम्प्लीटली रिमाइंडर 2 दे रहे होंगे, 3 दे रहे होंगे और 1 दे रहे होंगे। ये तो कंफर्म है। ठीक है, ये चीज़ तो कंफर्म होनी है। इसके अपार्ट और क्या हो सकता है? लेट सपोज तुम्हारा नंबर ऐसा है, लेट सपोज तुम्हारा नंबर 100, तो 100 में तुम कह लो कि 25 ऐसे नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल है। तो तुम्हारे 25 ऐसे नंबर होंगे जो रिमाइंडर 3 दे रहे होंगे, 25 ऐसे नंबर होंगे जो रिमाइंडर 2 दे रहे होंगे, 25 ऐसे नंबर होंगे जो रिमाइंडर 1 दे रहे होंगे। 1 2 3, ये तो कंफर्म है। लेकिन अगर मेरा नंबर 101 हो गया, तो अब मुझे ना जो 100 के बाद रिमाइंडर बच रहा है उसको बस चेक करने की वो है। मतलब मुझे बस उसको देखना पड़ेगा कि ये भी कुछ हेल्प कर रहा है या नहीं। जैसे जैसे अगर मैं 102 बोलता, 100 अगर 2 बोलूँ मैं, तो ये रिमाइंडर 1 भी देगा और 2 भी देगा एक्स्ट्रास। मतलब जो 25 नंबर है ना, उनके अलावा भी एक नंबर ऐसा होगा जो रिमाइंडर 1 दे रहा होगा, दैट विल बी 101। और एक नंबर ऐसा होगा जो रिमाइंडर 2 दे रहा होगा, दैट विल बी 102। तो मुझे बस ये चेक करना पड़ेगा कि उससे कितना ज़्यादा है। मतलब मेरे अ, मुझे बस ये चेक करना पड़ेगा कि n% 4, जैसे ये चीज़ तो समझ में आ गई ना कि R1 R0 के बराबर होगा, इनिशियली R2 R0 के बराबर होगा। इतना तो काउंट होगा इन लोगों का। 0 to n-1 के बीच में इतने नंबर तो ये एग्जिस्ट करेंगे ही। अगर एक ऐसा नंबर है जो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो एक ऐसा नंबर होगा ही होगा जो 1 रिमाइंडर देगा, एक नंबर ऐसा ही होगा जो 2 रिमाइंडर देगा, एक नंबर ऐसा होगा जो 3 रिमाइंडर देगा।
इनका मिनिमम काउंट तो R0 होगा ही होगा, ये तो कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो कंफर्म है। अब मुझे पता करना है कि इससे ज़्यादा भी है, कि R0 से ज़्यादा R1 का काउंट है, या R2 से ज़्यादा है, या R3 से ज़्यादा है। तो ये भी बात समझेंगे कि कितना ज़्यादा हो सकता है। तो लेट सपोज मेरा नंबर है 100, तो इस 100 सॉरी, लेट सपोज मेरा नंबर है 103। अगर मेरा नंबर 103 है तो इसमें 25 नंबर तो ऐसे होंगे जो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ये चीज़ तो समझ में आती है। तो इसमें 25 नंबर फॉर श्योर होंगे जो 1 रिमाइंडर देंगे, 25 नंबर फॉर श्योर होंगे जो 2 देंगे, 25 नंबर फॉर श्योर होंगे जो 3 देंगे। लेकिन मुझे क्या चेक करना है कि 25 से ज़्यादा भी पॉसिबल है क्या। तो 25 से ज़्यादा कितना ही पॉसिबल होगा, 25 से ज़्यादा तुम्हारा एक एक और पॉसिबल हुआ। कैसे? जैसे अगर मैं 103 को डिवाइड करूँ तो ये रिमाइंडर कितना दे रहा है, 103 रिमाइंडर कितना देगा, ये रिमाइंडर 3 देगा। तो मतलब एक नंबर मुझे और मिल गया जो रिमाइंडर 3 दे रहा है। तो मेरे पहले टोटल कितने थे नंबर जो रिमाइंडर 3 दे रहे, 25। अब उसमें एक और मैं जोड़ दूंगा तो हो जाएंगे 26। और 102 को देगा, 102 रिमाइंडर 2 देगा। तो अभी तक रिमाइंडर 2 देने वाले कितने थे, 25, दैट वाज इक्वल टू R0। अब कितने हो जाएंगे, एक और 26। ऐसे ही रिमाइंडर 1 देने वाले पहले कितने थे, 25, दैट वाज इक्वल टू R0। R0 तो मिनिमम इनका अमाउंट होना ही होना है। लेकिन इसके बाद अब कितने हो जाएंगे, अब एक और बढ़ जाएगा, दैट विल बी 25 प्लस। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं एन बाई फोर निकाल के ये क्या कहते हैं, एन बाई फोर को मैं अपना R0 बोल सकता हूँ। और फिर R0 का काउंट मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, R0 प्लस 1। क्यों बढ़ाना है, क्योंकि हमने जीरो को भी इंक्लूड करना है, इसका रीजन मैंने दे दिया पीछे। और उसके बाद उससे पहले ही मैं जरा अपने इन सबको, ये इंक्रीमेंट करने से पहले ही, ये इंक्रीमेंट करने से पहले ही मैं अपने R3 को R0 के बराबर कर दूंगा, R2 को कर दूंगा, R4 R1 को कर दूंगा। ये तो मैं कर दूंगा। इसके बाद मैं अपने R0 का काउंट बढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे जीरो को भी इंक्लूड करना है, 1 to n में। ये n/4 करने पे 1 to n की काउंटिंग होती है, जीरो इंक्लूड नहीं होता उसमें। तो उसको इंक्लूड करने के लिए मैं +1 कर दूंगा यहाँ पे। अब एक दूसरा काम मुझे करना है कि R3 और R2 और R1 के लिए एक्स्ट्रा चेक करना था। तो R2 R3 R1 के लिए मैं बस एक चेक कर सकता हूँ, क्या चेक कर सकता हूँ, कि अगर मेरा n%4, R3 के लिए मैं चेक करूंगा मेरा n%4 3 है, तो मतलब एक नंबर एक्स्ट्रा और मिलेगा मुझे, जो जिसका रिमाइंडर 3 आ रहा होगा। तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, R3 प्लस, अगर ऐसा हुआ तो। सेम स्टोरी इसके साथ कर सकता हूँ मैं, n%4 इक्वल इक्वल 2। अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, सिंपली R2 प्लस एंड ऐसे ही R1 प्लस। तो बस इन सब का प्रॉपर काउंट निकाल के बस मैं मैच कर लेना है कि R3 R0 के बराबर है या नहीं, और R2 R1 के बराबर है या नहीं। अगर ये दोनों केस होल्ड कर रहा होगा तो मेरा बॉब जीत जाएगा, अगर ये दोनों को होल्ड नहीं कर रहा होगा तो LS जीत जाएगा, सिंपल। इसका कोड पार्ट देख ले, इसके कोड पार्ट में देखो कुछ ऐसा स्टफ नहीं है। देखो अगर ये रिमाइंडर, एक और चीज मैं बता दे रहा हूँ, अगर 103 हो ना, मेरे पास n-1 103 हो, तो एक चीज तो कंफर्म है ना, अगर ये रिमाइंडर 3 दे रहा है तो 2 और 1 तो कंफर्म ही दे रहा होगा। तो मैं बस मुझे बस ये देखना है कितना ज़्यादा है ये। लेट्स सपोज n%4 मेरा 3 है, तो कंफर्म रिमाइंडर 2 और 1 तो आ ही रहेंगे और साथ में 3 भी आ रहा होगा। अगर n%4 है तो 2 तो आ ही रहा होगा, साथ में 1 भी आ रहा होगा, ऐसे सिंपल। तो बस कोड देख लेते हैं इसका। मैंने सिंपली पहले जो बोला तुमसे वो कैलकुलेट कर लिया, और फिर बाकी को किसके बराबर कर दिया, n/4। n/4 क्या था हमारा, वही R0, कि कितने 1 to n के बीच में अवेलेबल। पहले तो मैंने देखो इनपुट लिया, और उसके बाद n-1 n माइनस माइनस कर दिया फॉर द सेक ऑफ गेटिंग n-1। उसके बाद मैंने यहाँ देखो R0 का काउंट कैसे मैनेज किया, R0 का काउंट मैनेज किया n/4 करके, 1 to n के सभी नंबर जो रिमाइंडर 0 देते हैं, और प्लस उसमें 1 कर दिया, 1 क्यों ऐड किया, फॉर इंक्लूडिंग 0। अब उसके बाद ऐसे सभी नंबर जो रिमाइंडर 1 देते हैं उनका काउंट कितना होगा, उनका मिनिमम काउंट n/4 तो होगा ही होगा। ऐसे सभी नंबर जो रिमाइंडर 2 देते हैं उनका मिनिमम काउंट 2 तो होगा ही होगा। ऐसे सभी नंबर जो रिमाइंडर 3 देते हैं उनका मिनिमम काउंट 4 n/4 तो होगा ही होगा। अब मैं उसके बाद बस ये चेक कर लेना हूँ कि मैक्सिमम रिमाइंडर मुझे यहाँ कितना मिल रहा था। मैंने अभी बताया था ना 103 के लिए, 103 के लिए मैक्सिमम रिमाइंडर मुझे कितना मिला था %4 करने पे, वो मुझे 3 मिल रहा था। तो मैंने बोला ना कि अभी ये मैं निकाल लूंगा, इसको मैं लेट से कह दे रहा एक्स्ट्रा। और ये एक्स्ट्रा अगर 3 या 3 से बड़ा हुआ, तो तब तो 3, रिमाइंडर 3 देने वाले, रिमाइंडर 2 देने वाले, रिमाइंडर 1 देने वाले सभी बाई 1 इंक्रीज होंगे। अगर ये जस्ट 2 से बड़ा हुआ तो क्या होगा, तो ये फिर 2 और 1
देने वाले दोनों वन से इंक्रीज होंगे। अगर ये जस्ट वन हुआ तो बस वन वाला इंक्रीज होगा। और फिर ये दोनों कंडीशन की मैं पहले आंसर मान ले रहा हूँ कि बॉब जीत जाएगा। एंड फिर मैं यहाँ पे बस चेक कर ले रहा हूँ कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फेल हो रही है क्या। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फेल होगी तो एलएस जीत जाएगा। सिंपल सा कोड है। इस पार्ट को चाहें तो हम लोग और ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे। ये एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा से सिंपली कैलकुलेटिंग n%4 सिंपली कैलकुलेटिंग n%4 से मुझे क्या मिल जाएगा। n%4 लेट से मेरा 103 है नंबर। तो मुझे n%4 से क्या मिल जाएगा। n%4 से करने पे मुझे 3 मिल जाएगा। तो अगर मुझे बताओ मैं अपने n से 3 रिमाइंडर निकलवा पा रहा हूँ, तो क्या मैं एक 1 भी निकलवा पा रहा हूँ, 2 भी निकलवा पा रहा हूँ। तो हमारे R2 R3 और R1 का मिनिमम काउंट तो R0 था ही, प्लस साथ में 1 और इंक्लूड हो जाएगा सब में। अगर रिमाइंडर 3 हुआ तो, अगर से रिमाइंडर सिर्फ 2 हुआ तो क्या होगा। R2 और R1 का बस काउंट इंक्लूड होगा। अगर रिमाइंडर 1 हुआ तो खाली R1 का काउंट इंक्लूड होगा, R1 का काउंट इंक्रीज होगा। तो दिस